ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं खिलजी वंश से। जब जब पूछा जाए बोलना है, ठीक है। हम मतलब हम पहले से कभी नहीं पढ़ पाते, अब हम अभी देखेंगे आपके सामने ही। और ऑटोमेटिक हम प्रयास करेंगे कुछ ऐसा मतलब तिक्रम करने का कि आपको याद हो जाए चीजें, ठीक है। देखिए, तो ये जो आपके सामने भी खिलजी वंश दिख रहा है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ये भी वंश है, इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है, इसका शासनकाल भी देख लीजिएगा कब से कब तक है, आप लोग जैसे याद करते हैं उस हिसाब से। इसका शासनकाल कब से कब है? तो 1290 से 1320 के बीच में, ठीक है। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा है। अब इस वंश का नाम खिलजी क्यों पड़ा? तो गुलाम वंश का जब शासन समाप्त हुआ, जो हम लोग कल देखे परसों देखे थे, तो उसके समाप्ति के बाद 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये व्यक्ति है, इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग के एग्जाम में हजारों बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? कौन किया है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और दूसरा नंबर ये ध्यान रखना है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया है? तो गुलाम जब समाप्त होगा तब खिलजी आएगा, ठीक है। बाकी गुलाब खाना है बाद में तो हम बताएंगे। तो घुस गुलाम खा से खिलजी है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया है, याद रखना है। पहले ग्रुप डी आर में कई बार पूछा गया था, गुवाहाटी बोर्ड पूछा था, ठीक है। इस वंश के बाद ये वंश कब आया था, मतलब कि सीरियल वाइज सजाइए, ठीक है, पूरा दिल्ली सल्तनत को। हम्म। और बहुत सारा एग्जाम पूछता है। इसकी स्थापना किसने की है? जलालुद्दीन खिलजी ने की है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो किलखोरी, ये भी वर्ड याद रखिएगा। किलोखरी, किलोखरी जो है, यहाँ जो है किलोखरी में अपनी राजधानी बनाया था। कौन? फिरोज खिलजी। चलिए आगे देखते हैं क्या सब लिखा है इसमें। ये कह रहा है जलालुद्दीन, इसकी हत्या 1296 में उसके भतीजा और दामाद, जानते हैं ये बात हम आपको बताई है। तो मुस्लिम अरबे, अच्छा ये भी बताया, तो गुलाम वंश में देखा था ना कि जो भी था, गुलाम जो था वही शासन कर पाया अच्छा से। यहाँ ध्यान रखना है, ये आप मूवी भी आया होगा अलाउद्दीन खिलजी वाला, तो देखे होंगे वो अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी है मेहरुन्निसा, याद है सीन? जी उसके लिए सर। शतुरमुर्ग लेके आता है अलाउद्दीन खिलजी, कहता है कि चाचा जान मैंने आपकी जान बचाई। तो मतलब कि आप, मैंने आपके जान के लिए जान लाया है, वो जो क्या शुतुरमुर्ग रहता है आई थिंक, ठीक है। तो कहता है बड़ी कमीना आदमी हो तुम, एक नायाब चीज दे के दूसरा नायाब मांग लेते हो, थप्पड़ लगा देता है, जो उसके बेटी का हाथ वहीं पे मांग लेता है। तो वही आदमी है अलाउद्दीन खिलजी, और बाद में चाकू भोंक देता है अपने चचा को गद्दी लेने के लिए। पूरा मूवी अगर देखेंगे सीन पता होगा, तो वही है अल्लाह जलालुद्दीन बुढ़वा और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो उसका भतीजा रहता है, उसकी बेटी जो है मिर्निसा, उससे शादी कर लेता है, देखे हैं मूवी में पूरा। ये 1296 में उसको चक्कू रगड़ के मतलब मार के मार देता है, ठीक है। ये बात आराम से आपको पता होना चाहिए, बहुत विक्रम खान वाली ने है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी किधर से आया पता है, ठीक है। काला मणिकपुर जो है प्रयागराज में, वहीं पे इसकी हत्या की थी। जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जो कौन था? भतीजा प्लस दामाद, ठीक है। तो मुस्लिम समुदाय में सब चलता है उसी से। कराम मणिकपुर में किया था, जगह है कहाँ? प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए, और अब 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। और उसके बाद खूब जो ये चचा वाला जो था, मुकुट, पता होगा आप लोग को, मूवी में देखे होंगे। वो पहन के पूरा एकदम पागलों की तरह डांस करता था, अपनी वाइफ को पहनाया ये वो करके, हाँ। तो उसके बाद ये है, ये क्या बन गया? दिल्ली का सुल्तान, क्योंकि चचा रहा नहीं 1296 में। और अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो है क्या था? अली और गुरुसप, गुरुसाहिब। गुरुसप, ठीक। ध्यान रखना है दोनों वर्ड, लेकिन ये आएगा नहीं हालांकि। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद, ये भी आए हैं, ठीक है, ये शब्द जो है ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और अस्थाई सेना की नींव रखी थी। मतलब वो चाहता था ना, वो बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का आदमी था। आक्रामक मतलब युद्ध उद्ध, मतलब अपना जो साम्राज्य को बढ़ाना, ये सब करने वाला। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? सेना को नगद वेतन देना शुरू किया, कैश, ठीक है। और जागीर उगीर सब हर ले लिया, जैसे कि कोई गांव दे दिए कि यहाँ का टैक्स वसूलो, यहाँ का जमींदारी वसूलो, तुम सेना रखोगे तो। वो व्यवस्था हटा के कहा कि नहीं, इसको पैसा परमानेंट दो, गरम गरम रुपया दो, कोई काम अच्छा करेगा उसके लेके। दूसरा नंबर, सेना पहले रहता था कि सीजनली, जैसे माने कि कुछ दिन तक हमें युद्ध लड़ना है तो सेना बनाए इकट्ठा किए, फिर जाके युद्ध लड़ लिए, फिर सेना खत्म कर दिए, वेतन जरूरत नहीं, घर जाओ, सेना तोड़ दिए, बहुत कम सेना रखे। फिर जब युद्ध हुआ फिर इकट्ठा करेंगे, ये बोला नहीं, युद्ध तो हमेशा होते ही रहेगा, हम इधर लड़ेंगे उधर लड़ेंगे, तो हमको सेना परमानेंट चाहिए। तो सेना अस्थाई कर दिया, अस्थाई सेना मतलब हमेशा सेना रहेगा किसके पास? सुल्तान के पास। और उसको पैसा पेमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, नगद वेतन देंगे। तो दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना था, इतना बड़ा सेना बनाया। उसका माइंड में यही चल रहा था, अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा करेंगे इसको लेके, ठीक है।
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, खिलजी वंश की स्थापना 1290 में किया गया है, 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया है। किलखोरी जो है, किलोखड़ी, वहां उसकी राजधानी बनी थी। और उसके बाद मात्र 6 साल उसको रहने दिया गद्दी पे। उसका ही भतीजा, क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका दामाद था, भतीजा दोनों था, वो करामनिकपुर में, कौन सा जगह है, करामनिकपुर, वहां प्रयागराज जो है, करामनिकपुर पड़ता है प्रयागराज में। और वहीं पे उसको चाकू घोंप के हत्या कर देता है, मार देता है। 22 अक्टूबर 1296 को जो है ये अपनी गद्दी संभाल लेता है, सच्चा वाला अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में, यानी दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसके बचपन का नाम अली और गुरुसफ था, ठीक है। और वो जब सुल्तान बना तो उसने एक बहुत बड़ा चेंजेस क्या किया, कि सेना अस्थायी रखना शुरू किया और उसको वेतन देना शुरू किया। और दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान होंगे, सभी सुल्तान में सबसे ज्यादा विशाल यानी सबसे बड़ा सेना और अस्थायी सेना इसी के पास था, ठीक है। अब देखिए, वेतन लेने के लिए हम जानते हैं ना कि डुप्लीकेट काम हर जगह होता है, ये बात पता है आपको। तो लोग क्या करता था, सामंत लोग, सामंत, अब देखिए 3 दिन से क्लास कर रहे हैं तो सामंत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब बोलते हैं बार बार, कल भी इतना परसों समझाए थे सामंत क्या होता है। तो जो सामंत लोग होते थे क्या करते थे, कि घोड़ा, एक के घोड़ा लेके राजा के पास पहुंचते, दिखाते, कहते देखिए सर हमारे पास इतना घोड़ा है, कितना घोड़ा, सेनापति को लेके, कि 500 घोड़ा है, ठीक है। 500 घोड़ा, इसके लिए 500 सैनिक, यानी 500 घोड़ा सैनिक है मेरे पास, इसके लिए वेतन अलग से ले लेगा। तो अस्थाई है, सेना अस्थाई रखना है, अस्थाई रखेंगे तो सब दिन वेतन देना पड़ेगा, सरकारी नौकरी की तरह। फिर वही से घोड़ा को फिर दोबारा से लाता, फिर से ले लेता, फिर तिबारा लाता, फिर से ले लेता, फिर चौबारा लाता, फिर मतलब कि ये क्या कर रहा था सर, अलाउद्दीन के साथ धोखा। तो अलाउद्दीन का, अच्छा ऐसा है क्या, हम बताते हैं। तो घोड़ा को दागना शुरू कर दिया, ठीक है। और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत कर दी। इससे अलाउद्दीन खिलजी का ये समस्या खत्म हो गया। यानी घोड़ा को दाग दिया जाता था, तो दागी पड़ने के बाद पता चल जाता था कि घोड़ा नंबर, जैसे मानिए घोड़ा पर किसी पर नंबर डाल दिया गया, सैनिक को जो है कुछ लिखवा लिया गया, हुलिया लिखवा लिएगा। तो ये हलिया लिखवाना, ठीक है, और घोड़ा दागने की प्रथा, ये दोनों ही बार बार आप लोग के एग्जाम में आएगा, कि मतलब पूछा ही जाता है कि घोड़ा दागने और सैनिकों को हलिया लिखाने की प्रथा किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अरे आवाज हो जा रहा है, जी क्या है, सर। घोड़ा दागने और सैनिकों को हलिया लिखने की प्रथा। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। थोड़ा हम फास्ट हो जाते होंगे कभी कभी, क्योंकि आदत है मेरा, समझे। तो उसमें बोल दीजिएगा कि हम बहुत स्पीड हो गए हैं, कि हम भाग जाएंगे नहीं तो पता नहीं चलने, ठीक है। चलिए, ये समझने में कोई दिक्कत है ना, घोड़ा मतलब कि क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। घोड़ा दाग आगे के चलते हैं, अलाउद्दीन, हाँ, अलाउद्दीन ने राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/10 कर दिया। देखिए जितने भी लोग थे ना, वो 1/4 ज्यादातर रखता था टैक्स, टैक्स जो है। अब देखिए भू राजस्व क्या होता है, जैसे आपके पास जमीन है, अभी भी आपके पापा जी, चाचा उचा, दादाजी बोलते होंगे कि हम ये करेंगे, ठीक है, रसीद कटाएंगे जमीन का। तो रसीद क्यों कटाते हैं, पता है, सरकार को देते हैं क्या, टैक्स, भू राजस्व। क्या देते हैं, बोला पूरा हो। जस भू राजस्व, भूमि हाँ, कर। हाँ, हाँ, भूमि 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 कर। का तो ये बहुत बहुत दिन से चल रहा था, ये ऐसा नहीं कि आज ही चल रहा, बहुत दिन से चल रहा है। तो जितने भी राजा होते थे सब भूमि कर लेते थे, लेकिन सब लेते थे 1/4 ज्यादातर। लेकिन ये पगला था, ये वो पगला हुआ है, एक ये पगला, एक और पगला, जिसने क्या किया, भू राजस्व की दर बढ़ा के 1/2 कर दिया, यानी 50%, यानी आधा जो आपको उपज जितने होगा, मानिए आपके खेत में 100 किलो, 100 क्विंटल आलू हुआ, तो 50 क्विंटल आलू सुल्तान का। अब समझ में आ रहा है? हम्म जी सर। हाँ, तो और इतना आप समझ में आ गया होगा। चलिए, खुम्स होता है लूट का धन, मतलब कि जैसे मानिए कि इतना बड़ा अस्थायी सेना रखा है, तो इसको तो आरती उतार नहीं रहा होगा, कहीं कहीं ले जाना होगा ये करने के लिए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कहीं लूटने के लिए, इधर उधर साम्राज्य अपना विस्तार करते समय। तो जब कहीं किसी इलाका को लूटने गया, तो लूट के जब लाएगा, तो पहले अस्थायी सेना होता था ना, अस्थायी सेना, तो उसमें क्या होता था, सुल्तान जो है 1/4 लेता था, ठीक है। तो अस्थायी सेना की बात कर रहे हैं, मतलब अलाउद्दीन खिलजी से पहले। और जितना 3/4 पैसा होता था, 3/4 संपत्ति होता था, वो सभी सामंत और जितने भी सैनिक महाशय मतलब थे, उस सब में बढ़ जाता था। जितना सेना गया, जितना सैनिक गया, घोड़ा उड़ा का देखरेख होगा, उस सब में बढ़ जाता था। मानिए कि 100 किलो अगर सोना लूट के लाया गया, तो उसमें से 25 किलो हो गया सुल्तान का, और 75 किलो सोना जो है, कि सभी सेना उना सेनापति उसी में, इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है, सैनिक में बढ़ जाएगा। लेकिन ये बोला नहीं यार, तुम लोग तो अमीर हो जाओगे, इसमें हम कैसे अमीर होंगे। तो ये क्या कर दिया, नहीं, अब जो
खुम्स होगा, लूट धन होगा, उसका 3/4 हम लेंगे, 75 किलो हम लेंगे सोना। 75 किलो सोना हम लेंगे और 25 किलो सोना हम तुम लोग लो, ठीक है। यही लिखा है कि लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पे 3/4 भाग कर दिया गया। मतलब इसको पैसा चाहिए। अब इसके माइंडसेट को आप समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। उसने व्यापारियों के बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। बोला कोई नहीं, 500 ग्राम कम तोलेगा तो इसके शरीर से 500 ग्राम मांस से काट के हटा दो, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये था। समझ रहे हैं कितना खतरनाक लादी था कि 500 ग्राम आप अगर कम तोलेंगे बस तो आपके शरीर से 500 ग्राम मांस से काट के हटा दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि अब डर से कोई भी व्यापारी उसके इलाका में कम तोलेगा वजन? नहीं सर। नहीं। कहाँ से काटता था, हथ बोर से कहाँ से? ये तो देखना पड़ेगा, आपको ले जाएंगे उस शासन काल में, काश होते तो तब पता चलता कहाँ से काटता। ठीक। अभी तो हम है नहीं उस समय, तो बताएंगे नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ से काटा। चलिए अब है मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसने क्यों लाया? देखिए अभी तक तो हम एक एक चीज को जोड़ के बता रहे हैं आपको, पीछे वाला से आगे वाला को। अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया। आप सिर्फ ये याद कर लेते मूल्य नियंत्रण, समझ भी नहीं करते कि मूल्य नियंत्रण क्यों लाया। वो इसलिए लाया क्योंकि उसने अस्थाई सेना रखा, ठीक है। अब अस्थाई सेना रखिएगा तो सेना को खाना दीजिएगा कि नहीं? आप ही अपने घर पे 200 आदमी बुला लीजिएगा कि परमानेंट मेरे यहाँ रह, ठीक है। तो रहेगा तो उसको खाना पीना क्या देगा? स्वाभाविक देना पड़ेगा। खाना पीना दीजिएगा, धीरे धीरे महंगा, अगर मानते हैं कि वो अपन खाना बना के खाएगा, कहिएगा कि सर वेतन तो दे रहा है अपन खाना बना के खाएगा, ठीक है। तो वेतन आप उसको दे रहे हैं, खाना वो अपना बना के खाएगा, तो आपके वेतन पे ना है, तो महंगाई बढ़ेगा तो उसका वेतन नहीं बचेगा, तो धीरे धीरे आपको वेतनों बढ़ाना पड़ेगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आप क्या कीजिए, कुछ न कुछ तरीका अपनाइएगा। यही तरीका अपनाया। पहला क्या किया कि कोई भी बेईमानी व्यापारी करेगा सामान बेचने में, तो उसके शरीर से जितने सामान कम उतने काट शरीर को मांस। और दूसरा तरीका ये अपनाया कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या था कि अगर मानिए जो मार्केट है उसमें सामान बिक रहा है, अनाज है, कपड़ा है, घोड़ा है, दास है, दास भी बिकता था, घोड़ा भी बिकता था, याद रखना, या कोई भी पशु है, ये सब बिक रहा है, तो उसका रेट फिक्स होता था। फिक्स, फिक्स रेट। एगो कहानी सुने हैं कि हर चीज 1 रुपया में मिलता था, एक ऐसा साम्राज्य। तो इसने मतलब अलाउद्दीन खिलजी भी ने कुछ ऐसा ही करने का फिक्स किया कि अनाज का भी रेट फिक्स कर दिया कि नहीं, 5 रुपये अनाज बेचना। अभी भी सरकार फिक्स कर देती है ना कि गेहूं इससे कम नहीं बिकना चाहिए, तो उस समय वो मैक्सिमम फिक्स करता था। सरकार अभी मिनिमम फिक्स करती है, अभी जो सरकार करती है उसका नाम है एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी। यानी हाँ, इससे कम पे कोई नहीं खरीदेगा, इससे ज्यादा पे ही खरीदना पड़ेगा, इससे इतने पे सरकार खरीद लेगी। तो लेकिन वो क्या किया अलाउद्दीन खिलजी, बोला नहीं, ये मिनिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्राइस तय कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 500 रुपये किलो अगर तय कर दिया घी, तो कोई अगर 501 रुपया खरीद लिया, बेच लिया, अगर बेचेगा व्यापारी तो उसको दंड मिलेगा, ठीक है। तो पूरा प्रावधान था। इससे क्या फायदा उसको मिलता था? तो उसके सेना जो थी, उसकी जो सेना थी, उसको एक निश्चित वेतन में पूरा रहने का, खाने का, सारा चीज तरीका से, मतलब अच्छा से उसका जिंदगी कट जाता था। तो ये जो हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ओके ओके। ना ना, अभी जरूरत नहीं। ओके ओके। ओके ओके। ठीक। हम्म। तो ये समझ गए आप मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मतलब ये सीधा सीधे उसका उद्देश्य ये था कि महंगाई को कंट्रोल करना, सैनिक को कम वेतन दे के उसका अच्छा जीवन यापन हमें करा देना, या किसी प्रकार का काला बाजारी या कहते हैं ना धोखाखोरी या मुनाफाखोरी, ये सबको बंद करना। ये उसका मेन मकसद था। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, हमें नहीं लगता है। चलिए, इसे समझा रहे हैं कि अगर आप दोबारा अगर वीडियो को देख लिए, दोबारा देख लिए, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, सीधे आपको अंदाजे रहेगा कि यह हुआ, बात खत्म। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मल्लिक कफूर को भेजा था। अब मल्लिक कफूर को खरीदा था उसने, ठीक है। ध्यान रखना, मल्लिक कफूर को किससे खरीदा था, कोई बता सकते हैं? अलाउद्दीन ने मल्लिक कफूर को किससे खरीदा था? किसी को नहीं गुजरात मालूम का है? कोई शासक था सर।
हाँ बताइए, गुजरात का कोई व्यापारी था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी भी पूछा है, ये कई एक बार पूछ रहा है। मलिक का, बोलिए बोलिए क्या बोले? गुजरात के एक व्यापारी थे, शाह सुजालन, कहाँ जा रहे हैं आप? गुजरात के खंभात की खाड़ी है ना, खंभात की खाड़ी जिसको आप लोग बोलते हैं, खंभात की खाड़ी, वहां पर एक ख्वाजा शायद नाम था, हम आई थिंक अगर याद कर पा रहे हैं, ख्वाजा हाजी, ठीक है, ऐसे करके नाम था। उसने सबसे पहले मलिक कफूर को खरीदा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट मलिक कफूर को नहीं खरीदा है। सबसे पहले जो है मलिक कफूर को खरीदा गया है ख्वाजा हाजी द्वारा, जो खंभात की खाड़ी या गुजरात के पास उसका साम्राज्य था, ठीक है। उसके बाद जो है 1,000 दिनार में इसको खरीदा गया था, इसीलिए इसको 1,000 दिनारी भी कहते हैं, याद होगा आप लोग को भी, 1,000 दिनार में शायद इसको खरीदा गया है। और फिर वहां से जो है इसको मलिक कफूर जो है अलाउद्दीन को मिला था शायद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब इसको खरीद लिया तो याद दिया कि दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। तो जब ये दास को, मतलब कि खरीदना मतलब कि आप दास खरीद के लाए हैं, तो दास मतलब नौकर, तो दास के रूप में इसको खरीदने के बाद मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने जो है अपना सेनापति बनाया, ठीक है। और मतलब बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि ये दोनों के बीच वो शारीरिक संबंध भी था, ठीक है, 377 वाला, 76 77 जो भी, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत उसके करीब होता था, ठीक है। पद्मावत पद्मावत, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हैं, इसकी पत्नी का क्या नाम था, भूल गए फिर हम, मेहरुनिसा ना, जो भी देख लीजिएगा, इसकी पत्नी का क्या नाम है, हम भूल रहे हैं, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का पति का नाम। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, मतलब सबसे निकट रहने वाला व्यक्ति यही था, मलिक कफूर ही था। और दक्षिण अभियान जब ये गया करने के लिए, तो दक्षिण अभियान में कौन कौन जगह जीता था, तो एक था देवगिरी, ठीक है, देवगिरी। देवगिरी का जगह हो गया, वारांगल हो गया, तार समुद्र हो गया, उसके बाद मदुरई हो गया। ये सब में इसने मलिक कफूर इसको जीत के दिया, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। चलिए, हम इसमें से एक्स्ट्रा इसलिए कुछ कुछ बोल दिए कि तनी समझ में आ जाए। चलिए, उसके बाद मल्ले जमेत खाना मस्जिद, ठीक है। जमेत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। ये सब याद करने वाला जगह है, प्लेस है, तो ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। कि जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाजा जो है वो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? हेलो हेलो हेलो। इस्लामी वास्तुकला इस्लामी का कला का रत्न। रत्न। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। उसके बाद एक चीज इसमें क्या एक्स्ट्रा था कि देवी अधिकार के सिद्धांतों को अलाउद्दीन ने चलाया था। ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिए, ठीक है। देवी अधिकार, ध्यान देना, कौन सा अधिकार? देवी अधिकार के सिद्धांतों को अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था। तो कोई बता सकते हैं कि क्या होता है ये? उसको इसका मतलब था कि दैवी अधिकार, मतलब मुझे ईश्वर से, अल्लाह से मुझे शासन करने का दैवी अधिकार प्राप्त है। उसके बाद दूसरा हम्म स्थान मेरा ही। यानी एक ईश्वर हम का डायलॉग छत्र मारते हैं। छाया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे हैं? ईश्वर का छत्र छाया भी कह सकते। हाँ, तो उसका कहने का मतलब ये था, यही छत्र छाया, आप सही वर्ड इस्तेमाल के। देवी अधिकार का मतलब ये होता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी भगवान हमारा भेज भगवान, ठीक है। सीधा सीधी बात, उसका ही कहने का मतलब हुआ। उसका कहने का मतलब है कि भगवान ऊपर से हमको भगवान भेजा, तुम लोग कुछ नहीं, हम राजा के जो है वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और राजा की आज्ञा का अगर आप विरोध करते हैं, तो मतलब आप भगवान की इच्छा का विरोध कर रहे हैं। हमारा इच्छा मतलब भगवान का इच्छा, राजा का इच्छा मतलब भगवान का इच्छा, राजा की आज्ञा मतलब भगवान का आज्ञा। इसका अगर खिलाफ है तो अपने भगवान के खिलाफ है। तो राजा अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ये करता था, जनता के सामने प्रस्तुत करता था। राजा का काम जो है सब प्रकार का होता था, ठीक है। तो इससे आप समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है सिद्धांत, ठीक है, यानी राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, वही है देवी अधिकार, ठीक है। सर इसीलिए इसने ना राजनीति और धर्म को दोनों को पृथक कर दिया था। बिल्कुल। चलिए, सिकंदर ए सानी, ये नाम याद रखिएगा, ये भी 1000 बार पूछा गया है। सिकंदर ए सानी उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने बेघोषित किया था, यानी खुद से दिया था अपने आप को, ठीक है। सिकंदर ए सानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को दीवान रियासत नियुक्त किया था, ठीक है। मलिक याकूब है, याकूब, मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। ये परमिट क्या होता है? ये तो हो गया दीवान रियासत,
दीवान रियासत किसको नियुक्त किया है? मलिक याकूब को। किसको? मलिक याकूब को। मलिक याकूब। परवाना नवीस नामक अधिकारी का क्या काम था? वस्तु को परमिट जारी करना। जैसे माने कि ये इलाका है, ये इलाका से वस्तु अधिकार। निकलेगा या इंटर होगा तो उसको एक परमिट देना पड़ता है कि हाँ, यहाँ से जाएगा नहीं। जैसे कार्टिज पर से आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, अंग्रेज जारी जी करता था हाँ। बंगाल के इलाका में। हाँ, तो उसी प्रकार का एक परमिट है, ठीक है। मार दीजिए डायरेक्ट, एनटीआर की जरूरत नहीं। 22-10 के बाद 22-20 में कर लीजिएगा डिपार्टमेंट। तो ये हो गया परमिट। परवाना नवीश नामक अधिकारी पूछेंगे हम, अलाउद्दीन खिलजी के समय में परमिट कौन जारी करता था, ठीक है, तो परवाना नवीश, ठीक है। दीवान रियासत जो है किसको नियुक्त किया था? मलिक याकूब। अब देखिए उसके टाइम होता था शाहनाई मंडी। हम जो अभी क्या पढ़ के आए हम लोग? अस्थायी मूल्य नियंत्रण प्रणाली पढ़ के आए नहीं? किधर गया, भाग गया? ये था ना मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण प्रणाली कहीं ना कहीं माल बिक रहा होगा, तो सहना ए मंडी, यहाँ क्या बनता था? सराय अदल, यहाँ क्या मिलता था? इसे मंडी होता था, यही सामान लगेगा। तो सहना ए मंडी, देखिए नामे से कह रहा है, यहाँ खाद्यान्न के लिए बिक्री हेतु लाया जाता था सामान, गेहूं मक्का चावल फावल जितने भी होता था। सराय अदल, ठीक है, अदल में क्या मिलता था? कपड़ा मिलेगा, शक्कर मिलेगा, जड़ी बूटी मिलेगा, मेवा मिलेगा, दीपक का तेल मिलेगा, ये अन्य निर्मित वस्तु मिलता था, मतलब कि जो ये वाला। लेकिन जितने गेहूं चावल मक्का उक्का होगा, बाजरा उजरा, उसे शहनाई मंडी में मिलता था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही में मिलती है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। दूसरा नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। चलिए अगला है आपका खुजाइन, क्या लिखा है? खजाइनुल फतूह अमीर, ठीक है, और खुसरो, रिहला इबन बतूता, ठीक है, और दिया है फतूह हस्त लातीन इसामी की कृति है। मतलब ये किताब दे रहा है, ठीक है, ये इसका कृति है, इसका कृति है, इसका कृति है, ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। रहला इबन बतूता का है, ठीक है, और खजाइन फतूह अमीर खुसरो का है, और ये दे रहा है इसामी का है। ये तीनों कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल में बनाने में जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली हम लोग ऊपर देख के आए हैं कि कैसे मूल्य नियंत्रण करता था, ठीक है, क्या तरीका था कि आपको फिक्स पेमेंट इतना ही लेना है। गेहूं का दाम मान लीजिए 200 रुपया, 200 रुपया लेना है। उसमें वो व्यक्ति होता था मुहतसीब, मुहतसीब उसको बोलते थे सेंसर, उस सेंसर करता था। और नाजीर एक व्यक्ति होता था, नाप तौल अधिकारी। जैसे मान लीजिएगा ना कि अगर कोई व्यक्ति 500 ग्राम कम तोलेगा तो 500 ग्राम शरीर से मांस काटेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति तो होना चाहिए जो चेक करेगा कौन कम तोला कौन ज्यादा। तो उसके लिए एक अधिकारी है, नाजीर है, ठीक है। अब कोई 500 रुपया का सामान 501 में बेच रहा है, कौन चेक करेगा? तो ये सेंसर लगाने वाला मुहतसिब, यही सब क्या करता था? चेक चाक करता था। नापतोल अधिकारी था नाजीर, और मुहतसिब था सेंसर अधिकारी। ये सब चेक चाक करके पता करके लाता, जो जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया। अभी वक्फ भूमि समझते हैं आप लोग? वक्फ भूमि समझते हैं ना? हेलो 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 हेलो। हाँ वक्फ सर। भूमि। क्या होता है वक्फ भूमि? अभी खूब चर्चा में है, इसलिए हम पूछ दिए, आपको ये सब आ सकता है। जैसे मुस्लिम से कि संबंधित क्या? वक्फ जैसे वाला कि कोई हम्म, जब बोल देता है वो जमीन उसका हो जाता है, वही बोला ना। हाँ, किसका हो जाता है? हो नहीं पता है भाई। उसी कंपनी, मतलब कि वो गैर संवैधानिक है लेकिन उसको मान्यता प्राप्त है। देखिए नहीं पता है, यही बात है ना, ये सर सब आप छोटा बता मोटा दीजिए। बात है, लेकिन नहीं पता है। कारण ठीक है है क्या? सर, पता नहीं। रटने के चक्कर में है। बताइए, अब इस बार तो आप लोग ये सब पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अब पूरा रट रहे हैं कि खालसा में बदल दिया। आपको सामने क्वेश्चन आएगा, सीधे आप पढ़िए खालसा में बदल दिया। लेकिन एग्जामिनर थोड़ी इल्यूशन पेपर के शिफ्ट करेगा, वो हो सकता है यही के बारे में पूछ दे, ठीक है, स्टेटमेंट बना के। क्या कीजिएगा आप बस रटे हुए खालसा में बदल दिया। भाई के है वो, के है मिल्क, के है, कौन है वो मिल्क, वक्त कौन है, इनाम कौन है? यही तो छोटा छोटा सा बात है। ऐसा नहीं कि चर्चा में, अब भी चर्चा में दबा के चर्चा में वक्फ भूमि। वक्फ भूमि अभी कानून लाया गया सरकार के द्वारा, खूब विरोध हुआ, रोका गया, सुप्रीम कोर्ट गया मामला। वक्फ भूमि वो संपत्ति होता है मुस्लिम समुदाय में जिसे धर्म, ठीक है, धार्मिक इन धर्म लिखे, चलिए धार्मिक और मतलब परोपकार के लिए, उपकार कहते हैं, उपकार करना, परोपकार करना,
तो परोपकार करने के लिए, इस सब काम के उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति अपना जमीन उमीन संपत्ति उम्पत्ति दे देता है। जैसे मानिए कि हमारा मन है कि हिंदू धर्म के लिए, अच्छा हम मुस्लिम सोचिए, ऐसे धर्म बदल लेते हैं। भूदान हुआ। हाँ, भूदान, जमीन दान, जो भी दान करना है। जैसे कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, कोई कब्रिस्तान है, तो इस सब के लिए अगर हम अपना जमीन दान करेंगे तो एक कमेटी है, वर्किंग कमेटी है, जो इस जमीन को रखता है, और जितनी संपत्ति आप दान कीजिएगा वो सब रखेगा। तो हो जाता था वक्फ भूमि, वही है वक्फ भूमि। समझ गया है अभी तक? कोई दिक्कत नहीं? अब यानी अब दान, ठीक है सर। इसमें जरूर, अब इसमें बहुत बड़ा कानून बदला है, उतने जानने आपकी जरूरत नहीं है कि उसमें कलेक्टर का क्या पावर है, मुस्लिम महिला जो पछड़ गई थी उसको लाया गया है, बाहरी व्यक्ति को लाया गया है। बहुत सारा पेचीदा कानून है, अभी सुप्रीम कोर्ट उसको रोका भी है, लेकिन आपको इतना मोटा मोटी समझ में आना चाहिए कि बहुत सारा व्यक्ति जो इस्लाम में है, वो अगर अपना संपत्ति को दान करना चाहता है तो दान कर देगा, वक्त के तहत चला जाएगा, वक्त भूमि होगा। और इतना जान के आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? एक नंबर में सेना के पास है, ठीक है, भारत में, मतलब भारतीय सेना। दो नंबर में रेलवे के पास है जमीन, और तीसरा नंबर में इसी वक्फ के पास, ठीक है। वक्त का स्थान। हाँ, वक्फ अगर किसी भूमि पर दावा कर देता कि ये जमीन मेरा है तो उसका हो जाता, ठीक है। और उसका फैसला भी वही, उसी की कमेटी करती कि इसका जमीन है कि नहीं। इसी सब को लेके विरोध हो रहा था, तो ये भी कानून आया। इतना तो वक्फ समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अब बताइए कोई आदमी, ये मिल्क क्या है? पहला वर्ड जो किधर गया? मिल्क, मिल्क। मिल्क क्या है? हाँ, मिल्क नहीं मतलब पता होता है इसका। दूध। अभी हम ऐसा याद कराएंगे, जिंदगी में याद रहेगा। मिल्क मतलब होता है दूध, ठीक। अच्छा, मिल्क मतलब दूध होता है, समझ गए ना? हाँ है, तो दूध किसको हाँ। पिलाया जाता है? किसको बच्चा खिलाया को। जाता है? बच्चा को। दूध बच्चा को, हाँ। हाँ, तो देखिए, अब राजा के दरबार में, सुल्तान के दरबार में उसका जितने सैनिक रहा होगा, उलेमा रहा होगा, काजी रहा होगा, सूफी संत रहा होगा, दरबारी अधिकारी रहा, मतलब दरबारी रहा होगा, अमीर रहा होगा, उस सबको कुछ न कुछ दे दिया पुरस्कार, या पूरा जिंदगी सेवा किया, तो चलो ये तुमको कुछ दे देते हैं। तो उसके लिए दूध का काम है, ठीक है। तो वही होता था मिल्क। क्या होता था? अच्छा, मिल्क। हाँ, ये भूमि जो है, ये भूमि जैसे हम आपको दे दिए, तो अब, अरे मीट रखे भैया, इनको मीट मार दीजिए क्या आदमी, एडमिन तो कोई नहीं क्या। तो हाँ सर, हाँ। मिल्क क्या हो गया, समझ में आ गया? कि सैनिकों को, उलेमा को, काजी को, सूफी संतों को, दरबारियों को दिया गया सुल्तान की तरफ से गिफ्ट, जमीन। उस भूमि पे उसका निजी स्वामित्व होता था। और आपके अगर एक बार गिफ्ट में आपको हम दे दिए कोई जमीन, तो आपको कहेंगे कि तुम, मतलब तुम्हारा जिंदगी खत्म, तुम मर जाएगा, तुम्हारा बेटा नहीं रहेगा, यानी वंशानुगत हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा, आपका बेटा भी यूज करेगा, आपका छिरपोता, पोता, नाती पोता, जितने भी आएगा आपकी तरफ से। उस पर राज्य कोई टैक्स भी नहीं लगा, क्योंकि हम आपको गिफ्ट दिए हैं, ठीक है। और बदले में आप क्या हमको दीजिएगा? आप कटप्पा की तरह कहिएगा, आजीवन हम आपके क्या है, सेवक है, हम आपके प्रति निष्ठावान रहेंगे, ठीक है। हम जान चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस और यही आप समझ में आ गया होगा। उस अति को मिल्कियत भी बोलते हैं, जमीन को। नहीं, ये तो मिल्कियत, मलकियत, अच्छा आप यहाँ अभी से करंट से जोड़ रहे हैं मलकियत। हाँ सर। हम समझ गए, हम समझ गए। अच्छा, हाँ, अभी ये देखिए, जब 1900 ईस्वी हम भूल रहे हैं, लेकिन जब आजादी से पहले की घटना है, कि बहुत सारा बड़ा बड़ा जो लोग था ना, तो अपने इलाका में लोगों को बसा लेता था कि तुम्हारे पास जमीन है, चलो हमारे यहाँ, हमारे पास बहुत जमीन है, तो हमारी जमीन में बस जाओ। तो उसको कहते हैं मलकियत बसाना, ठीक है। आप सही पकड़ रहे हैं। अभी ये भी चर्चा में, मलकियत बसाना क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी हो रहा है बिहार में सर्वे। तो सर्वे को लेके आपका जो मालिक था, जो आपको बसाया था, उसके किसी पूर्वज से, किसी से लिखवा के लाइए कि आपने उसको मतलब आपके पूर्वज को, या आपको उस व्यक्ति ने अपनी जमीन में बसाया था, उसको कहते हैं मलकियत बसाना, ठीक है। लेकिन उस सुल्तान के टाइम में वो वाला चीज था, ठीक है, कि आपको मलकियत दी तो आप निष्ठावान रहेंगे, ठीक है, आपके वंशों वंश जाएगा। तो मान के चलिए लगभग लगभग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये वाला डिफरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। चलिए, आगे हो गया। तो मिल्क हो गया, ये सब हो गया, समझ गए। ये जितने जमीन उमीन था ना, तो ये पगला आदमी की क्या उठा, सब जमीन लिया, छीन छान लिया, बोला नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब लाओ मेरे पास, और सबको हम खालसा भूमि बदल देंगे। और खालसा भूमि पर नियंत्रण किसका होता है? अल्टरनेट खालसा पर किसका नियंत्रण होगा, कंट्रोल? सुल्तान का। इसका कंट्रोल हो जाएगा।
अच्छा ये डिब्बा तो नहीं छूट गया ना, डिब्बा को देखना पड़ेगा यार, क्या लिखा है इसमें। एक सेकंड में डिब्बा देख लेते हैं। कितने दिन बाद हम और तुम मिलेंगे। अमीर खुसरो का मूल नाम जो है मोहम्मद हसन हसना, ठीक है, इसका क्या नाम था? हसना, ध्यान रखिएगा। हसना। उसका जन्म पटियाली, पटियाली जो है ये बदायूं के पास पड़ता है, यूपी जिनका घर होगा वेस्टर्न यूपी उनको पता होगा, ठीक है। तो पटियाली जो है वो वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, बदायूं में। वहीं पे हुआ था हसना का जन्म, अमीर खुसरो का जन्म, ठीक है। और ये 1252 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, और ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के चेले थे। किसके चेले थे? निजामुद्दीन औलिया। ये क्वेश्चन ये भी करता है, उत्पत्ति होगा आपको भी। उसके कह रहा वो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों को के दरबारों में रहा है, ठीक है। तो बलबन से शुरू होकर मोहम्मद बिन तुगलक तक ये रहा है, सभी का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में देखा है। ये तोते हिंद यानी भारत का तोता इसे कहा जाता है, ठीक है। ये सितार और तबले का आविष्कार किया था, ध्यान रहे। ये मतलब कि सितार और तबला ये दोनों का उन्होंने भारतीय संगीत में कवाली, कवाली जब सुनते होंगे आप लोग, नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं तो सुनिए, ठीक है। तो कव्वाली जो है उसके जन्मदाता भी माने जाते हैं, संगीत में कव्वाली का प्रचलन इन्होंने करवाया था, ऐसा कहा जाता है। आधुनिक राग जो है जिसमें तिलक, साजगिरी है, सरपादा है, इस सब को मतलब श्रेय इनको दिया जाता है। हिंदी की खड़ी बोली के जनक भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है हिंदी की खड़ी बोली के जनक? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो। ठीक, अमीर खुसरो। ठीक है। इनकी रचना है दीवान, फारसी कविता का एक संग्रह है। नूह, सिपाही सिपेदर और मनसबी देवल रानी खिजर खान, ये सब चलिए एक मतलब कि दुखद प्रेम कथा है, कि लव उगल हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में इतना मोटा मोटी ध्यान रखिएगा कि इसका मूल नाम हसना था, मोहम्मद हसन था। जन्म पटियाली में हुआ था, वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी भारत पड़ता का है। बारह सौ शादी भी बावन कहा में जाता सर। हाँ बिल्कुल सही पकड़े आप, अच्छा है शादी। और अब इसका जो है ये किसका चेला था? तो ओलियो का, निजामुद्दीन ओलियो का। बलबन से लेकर तुगलक तक सबको देख दिया था ये। भारत का तोता या तोते हिंद कहा जाता है। सितार और कवाले मतलब तबला का जन्मदाता आविष्कारक है। कवाली का जन्मदाता है, ठीक है। कुछ राग है तिलक, साजगिरी, सरपादा, और जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक है। ये सब बात आप आराम से याद रखेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली जो हम लोग पढ़े थे, देखिए इधर नीचे लिखा भी था, हम तो बहुत दिन बाद विषय में देख रहे हैं ना, इसलिए हमको ध्यान नहीं रहा। उसी बात को इधर कंट्रोल किया होगा लिख के। क्या क्या लिखा? बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद, यानी दीवान रियासत, रियासत यहाँ व्यापारियों को नियंत्रित रखता था, और यहाँ बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन। दीवान रियासत का क्या काम था? व्यापारी पर कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद शाहनाई मंडी, प्रत्येक बाजार का अधीक्षक। शाहनाई मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, ठीक है। बरीद ये भी पद था, ये सब पद है, ठीक है। बाजार के अंदर घूम के बाजार का निरीक्षण करता था बरीद, मतलब घूम घूम के चेक करेगा कि सामान बेच रहा है कम, कौन ज्यादा रेट ले रहा है। मुनियान और गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था इसे। ये सब आदमी लगा दिया था, ठीक है। एक का नाम क्या है? दीवान रियासत। इस सभी व्यापारी को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? सभी व्यापारी को। उसका शाहनाई मंडी, ये प्रत्येक बाजार का अधीक्षक होता था। प्रत्येक बाजार में एक होता था शाहनाई मंडी, वो बाजार का हेड, ठीक है। ये कहते हैं किसी बाजार में जाते हैं यहाँ का हेड होने की, बाजार का हेड ही हो जाता था शाहनाई मंडी। दीवान रियासत जितने व्यापारी सबको कंट्रोल करेगा। बरीद क्या है? ये घूम घूम के चेक करेगा कि सामान निरीक्षण करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। और ये है मुनियान और गुप्तचर, ये जो है गुप्त सूचना लाता था कि फलनमा जो है ज्यादा रेट ले रहा है, चिलनमा कम बेच रहा है। चलिए खत्म। ये भैया नहीं मानेगा और बड़ा कर देंगे, ले मानेगा तू? नहीं मानेगा तू। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन टैक्स थे, दो नया टैक्स लगाया। ये खाली पैसा पे ध्यान दे रहा था, देखिए चराई कर और एक है गढ़ी कर। तो चराई मतलब कि चराइएगा, किसको चराइएगा? जो आपको गाय भैंस दूध देगा उसी को आप चराइएगा, नहीं तो काहे चराइएगा? आप पगला है? तो नहीं पगला। तो क्या अब हर दिन किसी गाय भैंस को खोल के ले जाएगा चराने के लिए, तो दूध शाम में आप आशा कीजिए वो दूध दे। तो चराइएगा तो दूध देना चाहिए उसको। तो दुधारू पशु पे लगाया जाने वाला कर कौन है? चराई कर है। गढ़ी कर कौन है? तो घर और झोपड़ी पर लगाए जाने वाले घर, गढ़ी, गढ़ी, देख गढ़ी, गढ़ी कर। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों ने 6 अटैक किए थे। अब बताइए 1297 से 1306 में 6 आक्रमण किया गया, किसके द्वारा? मंगोलों द्वारा, ठीक है। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा 1299 में
कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 में तरगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तातर के नेतृत्व में, और छठा आक्रमण 1306 में कबक और कलवा कलवावल बंद के नेतृत्व में हुआ था। 6 के 6 आक्रमण हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको इसलिए याद कर लीजिएगा, नाम कर लीजिएगा, मन हो तो, नहीं हुआ तो नहीं कीजिएगा, नहीं पूछेगा, खाली इतना याद रखना 6 आक्रमण, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी, ठीक है। और कुतुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पे बैठ गया, लेकिन नाम में है मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो जो ज्यादा मुबारक मुबारक करे समझिए इसमें कुछ न कुछ क्या है, कुछ न कुछ तो दिक्कत है। तो कितना बड़ा दिक्कत है देखिए, इसे नग्न स्त्री और पुरुषों का संगत पसंद था, मतलब कपड़ा पहनना ही नहीं चाहता था, इतना मुबारक था ये। मतलब ना तो अपने पहनता था, ना पहनने देता था, मतलब साथ असली वाला को, असली बस एक बंदा। चीज असली ही है ये लड़का, ठीक है। तो मुबारक खालिद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खालिद खिलजी, इसके नाम से अली 1316 में जब बैठा अलाउद्दीन के मरने के बाद, तो ये थोड़ा सा अश्लील टाइप के लोग थे, ठीक है। अब जब अश्लील टाइप का होगा तो देखिए क्या करता था मुबारक खिलजी, कभी कभी दरबार में स्त्री के वस्त्र पहन के आ जाता था, तो बता रहे ना, इस नग्न स्त्री, नग्न पुरुष चाहिए, खुद लड़की का कपड़ा पहन के दौड़ेगा, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो बीच वाला था ना, इधर का ना इधर का, इधर वाला। बरनी के अनुसार इतिहासकार है, मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। ये बजट टोपीबाज आदमी था, ये कुछ भी करता था लग रहा है, ठीक है। तो मतलब पूरा तरह से घासता हुआ आदमी इसको गिन सकते हैं, मतलब कि इस टाइप रहता था, पगला था। मुबारक खान एक खलीफा की उपाधि धारण की थे, लेकिन पद कैसा ले रहा है, नाम है मुबारक, काम कर रहा है गंदा गंदा ना, उपाधि ले रहा है खलीफा। मुबारक खान वजीर खुसरो खान ने, मुबारक खां के वजीर थे, वजीर मतलब होता है जो उसके नीचे उसका सेनापति टाइप मान लीजिए, जो तू खुसरो खान, वो कहा कि तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि तुम हो गंदे आदमी, तो उसकी हत्या ही कर दिया था, तुमसे रहना न रहना। 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन में बैठा। तो किसने मारा, खुसरो खान ने मारा, किसने मारा है, खुसरो खान, ठीक है। किसको, मुबारक को, ठीक है। मुबारक गंदा आदमी था इसीलिए मार दिया, ठीक है। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति को उपाधि धारण की थी, खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति, पैगंबर कौन है मुस्लिम में पता है सबको, तो पैगंबर के सेनापति हैं हम, ये कौन कहा था, खुसरो खान कहा था। तो अब हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, इस पूरे खिलजी वंश को, धड़ाक धड़ाक हम आप पूछेंगे और आप लोग धड़ाक धड़ाक बोलेंगे। चलिए बताइए, खिलजी वंश की स्थापना किसने की है, जलालुद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में, ठीक है, 1290 में क्या था, इसकी राजधानी कहाँ थी, किलखरी। लेखरी, ठीक है। बताइए उसको मार के उसका भतीजा बना था, गद्दी पे बैठा था, क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी। अरे सब मर गए क्या, जिंदा है तो बोलिए भाई। सर जी सर, जिंदे हैं। अरे जिंदा वाला को बोलना होता है हमारे यहाँ, नहीं तो हम बैन मार देंगे। ये बात भूल जाइएगा, पेड कोर्स लिए निकासी का, ठीक है। ये सब भरम में मत रहिएगा, हम स्क्रीन भेजेंगे, रोएंगे, जोड़ दिया जाएगा, बैन मार देंगे तो कोई बात नहीं, बचाने में नहीं आएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या मतलब जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करके 1296 में उसकी गद्दी को हथिया लिया। अच्छा, उसकी हत्या कहाँ किया था, प्रयाग। प्रयागराज। करामणिकपुर, करामणिकपुर, ठीक है। 1296 में गद्दी पे बैठ गया। चलिए उसका जो हम बता दीजिए कि दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा राजा था जिसने अस्थायी सेना रखा और सेना को नगद वेतन देना शुरू किया, हम बिना देखे पूछते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन ये खिलजी। क्या होता था, महाराज घोड़ा घोड़ा दागना से मतलब कि हुलिया सिखाना क्या होता है, जी। ये क्यों किया था उसने, अनेक घोड़ा, अनेक घोड़ा दागना रिपीटिशन और ना हुलिया हो। लिखने की प्रथा उसने क्यों शुरू की, तो अपने घोड़ा सेनाओं की कहीं भी घोड़े ले की जाओ। अपने लोगों की पहचान की। कोई सेना को स्पष्ट सर अच्छा जवाब नहीं। बनाना चाहता था, एक तो क्वालिटी के लिए, दूसरा कि उसका रिपीटिशन ना हो सके। चलिए उसने अपने टैक्स भू राजस्व दर को कितना बढ़ा दिया था, कितना कर लिया था भू राजस्व को, 1/2 या 50%। ठीक है। अच्छा, वो खम से लूट का जो धन था उसका कितना कर दिया था, उसमें कितना हिस्सा था सुल्तानों का, 3/4। 3/4 कर लिया था। 75%। ठीक है। चलिए अगर कोई उसके दरबार में मतलब उसके राज्य में अगर कोई व्यापारी अगर ये करता ज्यादा कम तोलता, बेईमानी करता, तो उसके साथ क्या करवाता, जितना उतना कम मांस तोड़ता था निकाल उसका उतना लेता। मांस कर। मांस कटवा देता शरीर से, ठीक है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली उसने क्यों लागू करवाया था,
अब बेईमानी सेंट्रल से जो रोकने के लिए। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, बेईमानी से रोकना तो हो गया, खाली मांस कटवाना, ठीक है। ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्यों लाया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली? क्योंकि परमानेंट सेना को वेतन देना था, तो उसके लिए सेना बिल्कुल राजस्व बिल्कुल। का। ये जी। हाँ बिल्कुल, वो ये चाह रहा था कि हमारे मतलब कि उसके साम्राज्य में महंगाई न बढ़े, ठीक है, मूल्य नियंत्रित रहे, और हम जो सेना पे खर्चा कर रहे हैं तो कम पैसा में सेना का सारा सुविधा उपलब्ध हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छा। अपने आप को कौन सा उपाधि दिया था उसने? हाँ सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर। सिकंदर। हाँ, सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर। अच्छा, दैवीय अधिकार का मतलब क्या होता है, दैवीय अधिकार? देवता का कि छत्र। मतलब पैगंबर के बाद दूसरा स्थान हमारा ही है, हम ही सर्वोच्च हम ही हम हैं। ही जो है मतलब पैगंबर के जो है प्रतिनिधि हैं, हम कहते हैं वही है हमारा विरुद्ध, मतलब भगवान का विरुद्ध। अच्छा, मलिक कफीर को किससे खरीदा गया था? अच्छा, मलिक कफूर को 1000 दिनार में किसने खरीदा था? यूपीएससी पूछा था और गलती कर दिया था अलाउद्दीन मार के, इसीलिए हम यहाँ पर आपको बताए थे रोक के। कोनो ख्वाजा बताए थे। ख्वाजा हाजी, ख्वाजा हाजी कहाँ का सम्राट राजा था वो? गुजरात का। गुजरात के गुजरात खंभात का। का। और उसमें ऑप्शन हम लोग को दिया था गुजरात के खंभात का इलाका, ठीक ना। लेकिन हम लोग उस टाइम बस वही था, उतना जानकारी नहीं रख रहे थे, बच्चा था, मार दिए गलती। चलिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, सराय अदल में क्या मिलता था? अदल में उसका मार्केट था, सराय अदल, उसमें क्या मिलता था? वही शक्कर जड़ी बूटी। शक्कर दीपक। सब शक्कर मिलता था, जड़ी बूटी, कपड़ा, दीपक का तेल और कुछ निर्मित वस्तु। और सराय मंडी में क्या मिलता था? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो भी चीज है, ठीक है। चले, और क्या बताएं, ये सब तो कोई अमीर खुसरो वाला देख ही लिए थे तो। ठीक है, अमीर खुसरो तो आपको याद ही होगा, उसको क्या करना है। दूगो नया टैक्स लगाया था, क्या क्या नाम था उसका? चढ़ाई दो और नया टैक्स। गढ़ी। चराई और गढ़ी है। चढ़ाई और अब ये गढ़ी। जिंदगी भर अब याद रहेगा, चराई तो दूध किसको लेंगे, जो दूध देगा पशु से है, उसी को तो चराएंगे, दूसरे को क्यों चराएंगे। चलिए, मंगोल ने कितना आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी के समय? है आपका हमारे। 6। उसकी मृत्यु कब हुई अलाउद्दीन खिलजी की? 1316 में सर। 516। 1316। ठीक है, और उसके मरने के बाद कौन बैठा था गद्दी पे? मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। पगला था, पहला नंबर पगलापन, उसको नगन आदमी पसंद है जो कपड़ा न पहने। दूसरा नंबर, वो खुद दो कपड़ा नहीं पहनता था। तीसरा नंबर, व्यापार मतलब दरबारी के बीच नंगा दौड़ता था। ये सब देख के उसका जो वजीर था पगला गया, कहा इससे ना होगा, इसको हटाओ, खत्म करो, ठीक है। तो उसका वजीर का नाम क्या था, कौन था जो उसकी हत्या कर दी थी? वही खुश। खुसरो खुसरो शाह। खुसरो खान। खुसरो को। खुसरो खान, खान, जी। खान। मुस्लिम में खान लिखना है, शाह नहीं लिखना। तो वो खुसरो खान था, उसको मार के गद्दी पे बैठ गया। और किसका सेनापति बताया अपने आप को? पैगंबर। पैगंबर पैगंबर। का सैनिक। पैगंबर साहब का सेनापति थे। अब है इसके बाद तुगलक वंश। देखते हैं तुगलक कितने दूर में है भाई। तुगलक में आएगा पगला, क्या यहाँ तक चलते हैं। सर, तुगलक क्यूज खत्म कर नहीं दें? होगा? हम क्लास ले रहे हैं तो क्यूज होना जरूरी है, ये बताइए तो पहले आप। नहीं सर, 10 बजे से लेते थे ना। अच्छा, फिर हम जब VC पहन रहे क्यूज की क्या जरूरत? अच्छा ठीक है सर। हम जो भी बता देंगे वो कौन क्यूज आपको बता देगा, वही हमको बता दीजिए। नहीं सर, ऐसी समस्या आएगा। अभी टेस्ट आज वाला बंद है भाई, ठीक है, दिने से बंद है, अभी आप खोज रहे हैं। ठीक है सर, ये सब बता दीजिए सर, अच्छा है। चलिए, आज भर दिन इसलिए बंद रखा गया था टेस्ट को, एक दिन हफ्ता में बंद रहेगा, ठीक है। चलिए, देखते हैं तुगलक वंश। अब तुगलक खत्म कर लेते हैं। 1320 से लेकर 1398 तक इसने शासन किया है, इस शासनकाल है। और हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि हर वंश का टाइम पीरियड कब से कब याद है, मतलब है, और दूसरा नंबर किसके बाद कौन है, दोनों याद रखिएगा। कहीं भी दे देगा सजाने के लिए तो आप आराम से सही करेंगे। तो सबसे सर पहले हम लोग तुगलक कौन का कौन? तो 1414 तक है ना सर? 1414 तक। तो फिर उसका कौन सा वंश इसके बाद जो उसमें खिरिज खां जिसके संस्थापक है, कौन सा नाम है? सैयद वंश ना। सैयद है सर वो। हाँ। 1414 होगा। देखिए, तो तुगलक वंश जो है, मतलब हम लोग पहले तो गुलाम पढ़े थे, उसके बाद पढ़े खिलजी, ठीक है, उसके बाद है तुगलक। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार इसके बाद खिलजी आएगा, मतलब कैसे करके आपको याद रहना चाहिए सटल कर।
ऐसे कहते हैं उसके संस्थापक खिलजी खां है। ये याद रहना चाहिए क्योंकि पूछ देता कभी कभी मैच इन द फॉलोइंग में या कुछ में कौन के बाद कौन आया इसे करके ईस्वी के साथ। तो 1320 में खुसरो खां पता है वो जो था, जो अपने मतलब कि सुल्तान को मार के, नग्न सुल्तान उसको मार के गद्दी पे बैठा था और बोला था हम पैगंबर हैं, पैगंबर के सेनापति हैं। तो उसको 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक, इसका पूरा नाम उर्फ नाम ऐसे कहिए, शॉर्ट नाम है गाजी मलिक, पूरा नाम है तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक, इस नाम से दिल्ली के गद्दी पे बैठा था 1320 में। ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, अप्रैल महीना में ये अपने मालिक को मारा, ठीक है, मुबारक खां को। सितंबर में इसको मार दिया गया, ठीक है, 5 सितंबर को मार के 8 सितंबर को गद्दी बैठ गया था। अप्रैल के बाद बस बीच में 2-3 महीना ही टिक पाया। अलाउद्दीन कहा, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। आप एक चीज गौर किए थे कि अलाउद्दीन ने सब जमीन ले लिया था, जो मिल्क जमीन था, इनाम का था या खालसा क्या बोलते हैं इसको, वक्फ में था, ये तीनों जमीन को वो लेके खालसा में चेंज कर दिया था। तो ये बोला नहीं, उसका हम उल्टा काम करेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, अलाउद्दीन की समय जो जमीन छीन लिया था लोगों से, ये जमीन रिटर्न कर दिया, ठीक है, अमीरों को जमीन रिटर्न हुआ है। उसने सिंचाई के लिए कुआं और नहर का निर्माण करवाया और संभवतः नहर का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक दो नहर का भी शायद नाम देले होगा, इसी आसपास में हरियाणा के आसपास में बनाया था, इसमें देले है कि नहीं देख लेते हैं। इधर नहीं है। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली के पास ही पहाड़ी पे एक बनाया है तुगलकाबाद, ध्यान रखिएगा, ये नगर है। उसका रोमन शैली में इस नगर के दुर्ग, रोमन शैली में इस नगर के एक दुर्ग होता है किला, इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो रोमन शैली में एक दुर्ग बना था, दुर्ग मतलब होता है किला, इस नगर की सुरक्षा के लिए उसको कहते हैं 56 कोट, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास एक तुगलकाबाद बनाया और तुगलकाबाद की सुरक्षा के लिए एक किला तैयार करवाया जिसका नाम है 56 कोट, ठीक है, ये रोमन शैली से बना हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो गई थी, ठीक है, और बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हुई थी। तो एक लकड़ी के बने लेता, ठीक है, महल, ये भी साजिश था, ठीक है, किसका, जूना खां का, जिसमें ही गया तुगलक खां, मतलब गयासुद्दीन तुगलक, और उसमें दब के रह गया, उसमें से निकल ही नहीं पाया, ठीक है। इसको बनाया कौन था, जूना खां, और यही जूना खां या उलूग खां है, और इसी का उर्फ नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जो पूरी तरीका से क्या है, पगला है, एमबीटी, ठीक है। तो इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर से रिपीट करते हैं कि ये जो खुसरो खां था, इस वंश का, जो हम तो क्या था, पिछला वंश कौन था, खिलजी वंश, खिलजी वंश पर रहता ना हम लोग जी। तो खिलजी वंश का जो लास्ट शासक था उसको मार के, ठीक है, मुबारक खिलजी को मार के खुसरो खां बना, और खुसरो खां को मार के कौन बना, गयासुद्दीन तुगलक बना। और तुगलक जो है दिल्ली के गद्दी पे बैठते ही समय जो है पहले क्या किया, जमीन सब रिटर्न कर दिया, जो गयासुद्दीन तुगलक जो है सबको अलाउद्दीन ने सबसे छीन लिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने सबको रिटर्न कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि भाई हमको टैक्स भू राजस्व कौन दे रहा है, जनता दे रही है, जनता क्या करती है, खेती करती है, तो खेती को अगर उसको सिंचाई का साधन नहीं देंगे, उसका उपज ज्यादा नहीं होगा तो टैक्स नहीं देगा। इसने अच्छे अच्छे काम किए, इसने कुएं के लिए नहर, कुआं और नहर बनवाया ताकि सिंचाई हो, नहर बना के, नहर बनाने वाला पहला शासक माना जाता है। उसने दिल्ली के पास एक शहर बसाया अपने नाम पे, तुगलकाबाद, ठीक है। उसके बाद उसको कवर करवाया, ठीक है, किला से, किला का नाम था 56 कोट, किला शैली से बना था, रोमन शैली से। 1325 में लेकिन वो बंगाल से जब रिटर्न आ रहा था युद्ध उद्ध लड़के, तो जूना खां एक लकड़ी का महल बनाया था, उसी में दब के रह गया। तो ये जूना खां जो है, इसी तरह उलूग खां है, इसी के बाद में नाम बना मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे पढ़ा लिखा, सबसे शिक्षित, सबसे विद्वान व्यक्ति था, ठीक है, दिल्ली के सिंहासन पे बैठे 1325 में। लेकिन काबिल आदमी 3 जगह मारता है, वो अगर चलते रहेगा रोड पे, उसको अगर पैर में अगर मानिए गंदा लग जाएगा, मतलब खुल के बोलते हैं लेटरिन लग जाएगा, तो कहेगा ना हम, और लेटरिन हमको लग ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। वो क्या करेगा, पहले हाथ से छू के देखेगा, कहेगा ना, फिर भी उसको विश्वास नहीं होगा, फिर वो नाक में सटाएगा, ठीक है। तो नाक में सटाएगा मतलब हर जगह जो है ना, तब जाके लास्ट में उसको विश्वास में चाट लेगा। ये स्थिति था एमबीटी का भी, ठीक है। ज्यादा काबिल आदमी क्या करता है, 3 जगह मारता है, गोर में, हाथ में, नाक में, ठीक है। वही स्थिति इसका भी हुआ, तुगलक का भी, मोहम्मद तुगलक का भी। बहुत काबिल आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा विद्वान था, लेकिन इतना माखा है, नीचे चलते हैं देखेंगे हम लोग। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक विद्वान, सर्वाधिक योग्य व्यक्ति था, सबसे ज्यादा सुटेबल। मोहम्मद तुगलक अपनी सनत भरी योजनाओं, मतलब पगला था, पगला, भेड़ा, नाम सुने, भेड़ा है, भेड़ा, पगला है,
कि अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति अपेक्ष भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। ज्यादा पढ़ा लिखा था कि जो नॉर्मल बात होता है ह्यूमैनिटी वाला, उससे ऊपर उठ गया, ठीक ना। ऊपर उठ गया, इतना ज्यादा ऊपर उठ गया कि कोई भी चीज अगर उसके पास टारगेट आ गई, इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो लोग तरस तरस होकर मर रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लागू करेंगे तो करेंगे, ठीक है, चाहे जनता मर जाए दब के, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी फैसला लेना है तो क्रूर फैसला लेता था। फैसले मतलब कि हर चीज उसका जितना भी योजना बनाया, सब योजना बहुत सुपर डुपर था। मतलब पढ़ा लिखा आदमी जो है अच्छा काम करे, वो अच्छा काम था, लेकिन वो संयोजन उसका सही नहीं कर पाया, इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया, समय उसका साथ नहीं दिया, जिस कारण से उसकी कोई भी योजना सफल नहीं हो पाई। देखिए ये तो याद रहेगा तुगलक के बारे में कि इस सनक भरी योजनाओं, क्रूर और कृत्य और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा रखने का इसका नाम है स्वप्नशील, पगला, रक्त पिपासु। तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर कोही की स्थापना की थी, एक विभाग है, ठीक है, अमीर कोही विभाग, ठीक है, नवीन विभाग है। मतलब जैसे डिपार्टमेंट अभी बिहार सरकार खेल मंत्रालय निकाला था, नवीन अमीर कोही था इसका। तुगलक ने अपनी राजधानी को देवगिरी से स्थानांतरित करके दौलताबाद ले गया। हम आपको स्टोरी नहीं बता रहे, इसे सिंपल बता रहे। ये सब करने के पीछे उसके पीछे रीजन था, उसके पास कारण था, ठोस कारण था। इसलिए किया था कि कृषि विभाग कृषि को डेवलप करें, ठीक है, अमीरों को ही था, कृषि को डेवलप करेंगे, भू राजस्व ज्यादा आएगा, हमारी जनता ज्यादा सुखी रहेगी, जनता को ज्यादा इनकम होगा। लेकिन उल्टा पड़ गया इसके। ये देवगिरी से लेके दौलताबाद इसलिए ले जा रहा था राजधानी, कि दौलताबाद जो है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया इसके बीच सेंटर में पड़ रहा था, दूसरा नंबर, दिल्ली से ज्यादा सुरक्षित जगह था। लेकिन एकाएक योजना को जैसे लाया, तुरंत गद्दी पे बैठा और कुछ न देखा, कहा कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, उठाओ ले चलो, ठीक है। अब जन जाते जाते भरने उरने लिखता है कि आधे रास्ता में लोग जो है ना, आधा लोग तबाह हो गए, मर गए, मतलब कि आधे रास्ता से उसको रिटर्न होना पड़ गया, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो ये सब सनक भरी योजनाओं को मतलब सब इसको समझाते रहा कि मालिक अभी नहीं, एकाएक नहीं करेंगे, धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे, पहले कुछ सामान जाएगा फिर कुछ जाएगा। ये बोला सब बोरा बस्तर बांध एक लाख चलो, ठीक है ना। तो इसी में ये सब जो है असफल हुआ। तो आपको हम याद कराने के लिए सब ऐसे बोल देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। करीबन तुता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान मोहम्मद तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखा करते थे, जिससे परेशान होकर सुल्तान अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। देखिए इसे याद कर लीजिएगा, लेकिन उतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। आपके दरबार में आप सोचिए, आप सुल्तान हैं, नहीं वो मीम्स वायरल होता है कि वो जज है, वो तुमसे पोछा मरवाएगा, ठीक है। कौन है वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, भूल गए नाम उसका, लड़का का मोटे मोटे करके। तो इसे सुल्तान है, अगर उसका आप गाली लिख दीजिएगा, सोचिए अपमानजनक पत्र लिख दीजिएगा, तो आपको क्या करेगा अपने राज्य में। अभी मोदी जी को एक शब्द बोल के देखिए किसी वीडियो में, देखिए मोदी जी आपका क्या कर लेते हैं। वो सुल्तान है, ठीक है ना, वो कुछ भी कर लेगा, वो जो चाहेगा वो कर लेगा तुम्हारे साथ। ये सब बात उतना रिलेवेंट हमको नहीं लगता है, उचित नहीं लगता, किसी भी इतिहासकार को नहीं लगेगा। वो सुल्तान है, वो जो चाहेगा वो कर लेगा तुमसे। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, याद कर सकते हैं। मोइन तुगलक ने अपने प्रत्येक मल्लिक को सम्मान में दो पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में एक गर्मी में। जैसे इसने मतलब मल्लिक जो उसके यहाँ रहता था, तो उसको दो कपड़ा देता था, वो ठंडी के वो गर्मी के, ठीक है। ये वो सब याद करना पड़ेगा था। एमबीटी जो काम सब किया था, देखिए ये सब उसका काम है तुगलक का। एमबीटी का द्वारा चार गो योजना जी देखिएगा। एक तो द्वाब क्षेत्र में टैक्स वृद्धि, ये भी उससे उल्टा भारी पड़ गया। वो सोचा कि दो नदियों के बीच का भूमि होता है द्वाब, जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा उसको उपजाऊ बनाया जाए, उसमें टैक्स बढ़ाया जाए, यहाँ से पैसा खूब आएगा। पैसा खूब आएगा तो हम अस्थायी सेना रखेंगे, हम बहुत सारा अभियान करेंगे, युद्ध लड़ने जाएंगे, ठीक है, अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। तो द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया था 26-27 में। सबसे पहले वो टैक्स बदला। उसके बाद अपना राजधानी चेंज किया, ताकि यहाँ दिल्ली मंगोल से भी सुरक्षित नहीं था। दूसरा नंबर, यहाँ पे दिक्कत ये था कि जगह कम था, और नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में हम ये नहीं कर पा रहे थे, शासन नहीं कर पा रहे थे। इतिहास, पूरा भारत का इतिहास जो है एक चीज से भरा पड़ा है। किस चीज से हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा कि कोई भी शासक जो नॉर्थ इंडिया पे शासन करेगा, ठीक है, मानी नॉर्थ इंडिया है, इधर ऊपर वाला उल्टा बन गए थे, इधर शासन करेगा, इस इलाका में शासन करेगा ना, वो नीचे वाला इलाका में शासन नहीं कर सकता है। समझे, श्राप है, हमको लग रहा है श्राप है, ये वाला इलाका में शासन नहीं कर सकता। जो प्रयास किया है आज तक, इधर शासन करेगा तो इधर नहीं, जो प्रयास करेगा वो मारा जाएगा, उसका सम्राट चला जाएगा उसके हाथ से। तो ये दिल्ली में, यहाँ मानिए दिल्ली यहाँ बैठल था, तो यहाँ से यहाँ शासन चलाना मुश्किल हो रहा था। इसने कहा कि हम बीच वाला सेंटर वाला इलाका में बैठेंगे तो इधर भी शासन होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। यही दिमाग लगा के क्या किया था, अपना साम्राज्य मतलब राजधानी चेंज कर रहा था। दूसरा नंबर, हमको सुरक्षा मिल जाएगा।
ये 26-27 में भी किया था। सांकेतिक मुद्रा चलाया, इसका पैसा भी असफल हो गया। कि सांकेतिक मुद्रा चलाया ना उसने क्या किया कि मानिए आपको बताते हैं कि कोई तांबा है और इस पे वो ठप्पा मार देंगे तो यह 100 रुपया हो जाएगा। तो जो मोहर मारता था ठप्पा टाइप, लोग की किया जो लोहार उहार होता है अपने यहाँ, ठीक है लोहारा, वो सब क्या क्या डुप्लीकेट ठप्पा बना कर रख लिया। और राजा 500 रुपया निकालता और मानिए ठप्पा लगा के ये 5,000 निकाल देता, ठीक है। मार्केट में डुप्लीकेट रुपया इतने फैला दिया सब मिलके, ये भी योजना असफल कर दिया। यार इसलिए लाया था सांकेतिक मुद्रा मुद्रा कि हमारा जो है व्यवस्था अर्थव्यवस्था और मजबूत होगा मुद्रा के माध्यम से। इसको और सब उल्टा पड़ गया, ठीक है। खुरासान और कराचील अभियान, ये सेना को लेकर चढ़ाई किया था। अब इसको ध्यान नहीं दे रहा है कि ठंडी का समय आने वाला है, सेना को लेके जाएंगे तो सभी सेना बर्फ का इलाका है ये, ठीक है। तो बर्फ हिमालय की तरफ से, तो बर्फ का इलाका है, तो खुरासान और कराचील की तरफ हम चढ़ाई करेंगे, सेना हम लेके तो जाएंगे लेकिन आ पाएंगे वापस? इतना ठंडी में हमारा सेना रह पाएगा? अब हमारा बिहार भारत का सेना उस टाइम वो ठंडा अपने आप को मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, शरीर उसका उसमें रह नहीं पाया। तो एक कोई बर्नी या कोई इतिहासकार लिखा, हमको नाम नहीं याद आ पाया, कि पूरे खुरासान और कराची अभियान में जो सेना गया था ना उसमें से 3 या 4 आदमी ही जिंदा रिटर्न आ पाया, ठीक है। बाकी जितना गया घोड़ा सेनापति सब वहीं पे जम कर मर गया, ठीक है। तो समझ सकते हैं इसका जिंदगी कितना त्रासदी भरा रहा। मतलब जो योजना ये अपना लाया सब योजना इसका असफल होता गया, असफल होता गया। कहा जाता है कि डाकू प्रतिबंधों द्वारा मोहन तुगलक के लिए ताजे फल खुर्सान से और पीने के लिए, अच्छा अच्छा डाक प्रबंधन डाक, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, देखिए बताते हैं। ये पगला ऐसा था, ये भी विराट कोहली से कम नहीं था। देखिए ये अपना पानी मंगाता था उस टाइम, ठीक है, डाक व्यवस्था से। और कहाँ से? फल इसके लिए आएगा, ताजा ताजा फल पेड़ से टूट के खुरसान से। अब पानी गंगा जल इसको चाहिए पीने के लिए। ये दूसरा डाक विभाग से आता था इसके लिए। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत एमबीटी ने कांसा फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार। अब बताइए इतिहासकार में खुद विरोध है कि नहीं है? ये कह रहा है नहीं, फरिश्ता कह रहा है कि नहीं कांसा चलाया था, बरनी कह रहा है नहीं, ये तांबा चलाया था। ये सब पगला तो खुदे में है, ठीक ना। धातुओं को सिक्के चलवाया जिसका मूल्य चांदी के रुपया टाका के बराबर होता था। टाका चांदी का रुपया होता, उसके बराबर होता था कौन? कांसा और तांबा। अब देखिए क्यों चलाया था ऐसा? इसका रीजन ये था कि हम मान लीजिए कि चांदी ज्यादा महंगा है, तांबा और कांसा सस्ता है, सोच सकते हैं। तांबा और कांसा का हम ठप्पा मार देंगे, वो काम करेगा चांदी का ही, तो हमारी अर्थव्यवस्था में चांदी की जो है मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मानिए कि 1 रुपया आपके हाथ में अभी सरकार वाला जो एक टकिया आता है, वो एक टकिया को बनाने में 80 रुपया खर्चा हो जाए, तो 20 रुपया ने उसका वैल्यू रहा मार्केट में जी, एक सरकार की दृष्टि में। चांदी का जो रुपया था टाका वो ज्यादा वैल्यूबल था, इसलिए सरकार सोचा कि नहीं हम उसको सस्ता करें ताकि हमारा मार्केट वैल्यू इसका बढ़े। जिस कारण से, लेकिन इसको उल्टा पड़ गया ये चीज, ठीक है, सब डुप्लीकेट बना लिया। जैसे अब देखते हैं बहुत सारा मूवी जिसमें भारत का पैसा पाकिस्तान बना लेता है और हवाला के द्वारा इधर उधर से पैसा भेज देता है, वही चीज है। एडवर्ड थॉमस मोबाइन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनर्स, क्या होता है मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स क्या होता है, क्या दिन बताइए सर? प्रिंस ऑफ मनियर्स क्या होता है? मुद्रा मुद्रा चालू करने वालों का राज था। हाँ? क्या हुआ जी? सब सुन है मालिक, बताइए। ए बताइए। भाई हम बोलते बोलते थक जाएंगे यार, आप लोग खाली सुनने के लिए आए हो ना। नहीं पता है सर, नहीं हम्म? पता है सर, बताइए सर। प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस मतलब क्या होता है? राजकुमार। मतलब का और मतलब का अब मनियर्स मतलब पैसा। मनी वही या अर्थ मुद्रा। मतलब चालू कराया होगा, हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, मजा नहीं आया। एक बार देखिए ना, हमको लग रहा है कि सपना सपनों का राजकुमार शायद होगा इसका मीनिंग। एक बार कोई चेक कीजिए तो गूगल पर। हमको ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हमको बहुत दिन पहले पढ़े तो हमको याद आ रहा है। मुद्रा निर्माता का राजकुमार के रहा है। अच्छा मुद्रा निर्माता दे रहे हैं, हो सकता है।
मुद्रा ही बोला। ठीक है, तो यानी मुद्रा निर्माताओं का राजकुमार। वाह, गुड। जी लेकिन ये तो पगला बन गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करस संकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कबुलई खान और ईरान के गजन खान नामक मंगोल शासक ने भी किया था। मतलब अकेला एमबीटी ऐसा नहीं था करने वाला, उस टाइम बहुत लोग किया था, लेकिन वो सब सफल हुआ, विदेशी लोग सब, चीन वाला, ईरान वाला। लेकिन पगला अपना फेल कर गया। अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया था, और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है, और 1342 में सुल्तान ने अपने राजदूत के रूप में उसको चीन भेज दिया। 1342 में ये गया कि नहीं गया, क्या भी बता सकता है? आधे रास्ता से भाग गया। ये चीन नहीं पहुंचा। ठीक इसके बाद है। जी इसके बाद इसे जेल में भी बंद कर दिया गया था यो पगला था। इसको डर लग गया होगा, हो सकता है चीनी उनी मार न दे हमको, मारते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस बाद जो आपके लुसेंट भाई केवल बतुता 1333 में भारत आता है, उसको एमबीटी दिल्ली का काजी बनाता है, और काजी 1342 में जो है उसको कहता है कि तुम चीन जाओ। ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता की किताबें हैं रहला, उसमें एनबीटी के समय, मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियां की स्थापना यानी डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। उसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार की होती थी। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता था, उलुक, और पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। तो मतलब कि डाक व्यवस्था दो प्रकार से, अगर मानी बहुत ज्यादा जरूरी वाला है तो घोड़ा वाला जाएगा, अश्व डाक व्यवस्था होगा। अब बहुत धीरे धीरे आप किसी को लव लेटर लिख रहे हैं, कुछ ऐसा नॉर्मल बात है, ठीक है, चिट्ठी उट्ठी है, कोई दिक्कत नहीं, तो आराम हो जाएगा। ठीक है, तो सुल्तान का जो ये होगा तो ज्यादा अश्व डाक से, मतलब कि अश्व डाक होगा। अच्छा, एक चीज देखोगे, पहले आप देखते होंगे कुछ कुछ मूवी, इसमें अगर सेनापति एगो आदमी दौड़ते दौड़ते आता था खूब जोर से कहने के लिए, सुल्तान सुल्तान राजा